नमस्कार। आज आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आकाश लेक्चर में। और आज हम एक नया चैप्टर फुल्ली कंप्लीट कर रहे हैं इसी लेक्चर में। एक से आधा घंटा, ये 1 डेढ़ घंटा चलने वाला है आज का ये सेशन लगातार। जैव विविधता एवं संरक्षण फुल्ली चैप्टर कंप्लीट होगा। इसमें पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं हम। 15 जो चैप्टर है अपना, आज शाम 7 बजे से, ठीक है, शाम 7 बजे इसको कंप्लीट कर रहे हैं। चलिए करते हैं शुरुआत। चलिए चलिए शुरुआत करते हैं आज के हम इस चैप्टर की। सबसे पहले आज हम इसमें देखने वाले हैं कि जो जैव विविधता है, जैव विविधता संरक्षण क्या चीज़ है, इसके बारे में आज हम फुल्ली कंप्लीट ये चैप्टर क्लियर करने वाले हैं। चलिए अब हम शुरुआत करेंगे। अगर अभी तक, इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं आज के इस वंडरफुल से लेक्चर की। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे बनते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है और क्वेश्चन भी इससे अधिकतर जो है बनते ही बनते हैं। चलिए करते हैं शुरुआत इस चैप्टर की। तो सबसे पहले हमें इसमें देखना है कि जो जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी है वह होती क्या चीज़ है, यानी बायोडाइवर्सिटी की जैव विविधता क्या है, इसके संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस सभी को आज हम पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में। क्या है बायोडाइवर्सिटी? चलिए, तो हैगा जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी शब्द को शब्दों से, मतलब दो शब्दों से मिलकर बना है बायो और डाइवर्सिटी, या अपनी जैव या विविधता, दो शब्दों से मिलकर ये बना है। ये आप याद रखिए, दो शब्दों से मिलकर क्या है बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। अब इसमें देखिए, अर्थात जीवन एक लैटिनिक जो है, जो डाइवरस या फिर अर्थात जिसका भिन्नन यानी विभिन्नन, ठीक है। अर्थात जैव विविधता का जो सरलतम अर्थ है पृथ्वी पर जीवों की विविधता, यानी पृथ्वी पर जीवों की विविधता, यानी उसकी एक जीव से दूसरे जीव की क्या होगी, अलग होने की विविधता, उसके क्या कहते हैं, जीवों की विविधता कहते हैं। तो इसका जो अर्थ है ना वो यही है कि जीवों की विविधता को हम क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। जीवों की विविधता मतलब एक जीव इस टाइप का था तो दूसरा जीव इससे भिन्न होगा, इसको ही हम क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। यही होती है जैव विविधता। एडवर्ड विल्सन ने जो लोकप्रिय बनाया इसे, जीवों की विविधता है जिसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, ये किसने दिया था, एडवर्ड विल्सन ने ये शब्द दिया था। बायोडाइवर्सिटी का शब्द जो था एडवर्ड विल्सन ने पहली बार दिया था। इन्होंने कहा था जो जैव विविधता है वो बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता, पहले शब्द का जो प्रयोग किया था ना पहली बार, वो एडवर्ड विल्सन ने किया था। चलिए ये हमने इसका समझ लिया। अब देखिए, जैव विविधता के संगठन के भिन्न स्तर पर पाई जाती है। किस स्तर पर जाती है जैव विविधता पाई जाती है? सबसे पहले तो अनुवांशिक भिन्नता पर, यानी विविधता पर, यानी अनुवांशिक विविधता, यानी कि जो अनुवांशिक होते हैं ना, जेनेटिक डिफरेंटी, यानी कि उसमें अनुवांशिक लेवल पर क्या होती है, विविधता पाई जाती है। अनुवांशिक लेवल पर विविधता का मतलब ये हो गया कि जो कोई जीव है मान लीजिए, वो अनुवांशिकता, कैसा, अनुवांशिकता भिन्न होता है। एक जीव से दूसरा जीव अनुवांशिकता भिन्न होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अनुवांशिक विविधता। यानी वो अनुवांशिक रूप से, यानी वो उसके आकार प्रकार में समान होता है लेकिन अनुवांशिक रूप से वो भिन्न होता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, अनुवांशिक भिन्नता। देखिए, अनुवांशिक विविधता एक समष्टि के विभिन्न सदस्यों, अच्छा ये बात है, चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो अनुवांशिक भिन्नता यही होती है, मतलब अनुवांशिक विविधता एक समष्टि के विभिन्न सदस्यों के विविधता के संबंधित है। अर्थात यह एक जो है प्रजाति के जीवों की विभिन्नताओं में संबंध रखती है। मतलब एक जीव से, मतलब उसके एलील स्तर पर, जीन स्तर पर, क्रोमोसोम्स स्तर पर जो भी विविधताएं होती हैं वो किस में आती हैं, वो सभी है जैव विविधता में आने वाली होती हैं। वो सभी किस में आती हैं, वो सभी की सभी जो है जैव विविधता में आती हैं, ठीक है। ये भिन्नताएं सभी किस में आती हैं, ये सभी की सभी जो भिन्नताएं होती हैं वह जैव विविधता वो इसमें आती हैं, अनुवांशिक विविधता में, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखेंगे तो प्रजातीय विविधता। अब प्रजातीय विविधता क्या होती है, देखिए प्रजातीय विविधता क्या होती है इसके बारे में देखना है हमें। प्रजातीय विविधता, ठीक है।
अब हमें इसके बारे में देखना है। तो देखिए, यह प्रजाति की स्तर पर भिन्नता होती है, मतलब प्रजाति स्तर पर मतलब एक प्रजाति है। अब प्रजाति में किस प्रकार की विविधता पाई जा रही है, प्रजाति स्तर की जो विविधता होती है, मतलब एक प्रजाति से जो दूसरी प्रजाति का डिफरेंट होता है, जो प्रजाति स्तर की विविधता में आता ही आता है, वो क्या होता है, प्रजाति स्तर की विविधता होती है। ठीक है। तो वास्तव में प्रजाति जो विविधताओं में विशेषता इकाई जो इकाइयां हैं, एक पारितंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मतलब जो प्रजाति स्तर की जो विविधता होती है वो एक पारितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें प्रजाति समृद्धता जो मापन एवं सरलता के जो तरीके होते हैं, इन सभी को इसमें शामिल किया जाता है, ये सभी इसमें आते हैं। ठीक है। अब आता है पारिस्थितिकी विविधता, मतलब पारिस्थितिक तंत्र, मतलब एक पारिस्थितिक तंत्र की जो विविधताएं होती हैं वो पारिस्थितिक तंत्र स्तर की जो विविधताएं होती हैं वो पारिस्थितिकीय विविधताएं कहलाती हैं। इसको भी आप याद रखिए। अब एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट में का अनुमान जो थे वैज्ञानिक रूप से अधिक सटीक व संतुलन जान पड़ता है। मतलब इन्होंने खोज की किसकी, मतलब कितनी विविधताएं, कितनी प्रजातियां हैं जो पाई जाती हैं प्रकृति में। तो इनके अनुसार पृथ्वी पर कुल 7 मिलियन यानी 17 लाख प्रजातियां पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं, 17 लाख प्रजातियां इसमें पाई जाती हैं पृथ्वी पर। चलिए, तो कितनी 70 लाख जो प्रजातियां हैं वह पृथ्वी पर पाई जाती हैं, ऐसा इसने कहा था, किसने, रॉबर्ट मे ने। ठीक है। अब इसमें आता है पृथ्वी पर समूहों के जो जीवों की संख्याओं के संबंधित निम्नलिखित आंकड़े हैं। देखो, कुल जो अभिलेखित प्रजातियां 17 लाख प्रतिशत से भी अधिक प्रजातियां जंतुओं की हैं। कितनी, 17 लाख प्रतिशत, मतलब जो 70% जो जातियां हैं ना वो किसकी हैं, जंतुओं की हैं। कुल प्रजातियों की लगभग जो 22% पादप होती हैं इसमें, जैसे सेबाइल, ब्रायोफाइटा, अनावर्त बीजी, आवर्त बीजी यानी एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। ठीक है। कवक भी इसमें शामिल हैं। ये सभी किसकी होती हैं, इस 22% भाग में आती हैं ये। अब जंतुओं में कीट समूह सबसे बड़ा होता है, जो कुल जंतु प्रजाति का लगभग 70% भाग बनाता है। मतलब जो कीट समूह होता है वह सबसे बड़ा समूह होता है और ये प्रजातियों का लगभग सबसे ज्यादा बड़ा भाग बनाता है। यानी 7 जो होता है, 22 जो कितना 70% भाग यही होता है जंतुओं का। ठीक है। ठीक है, ये हो जाता है। तो कीटों की पृथ्वी पर सरलतल जीव होने के कारण अनेक कारण हैं। यह जलीय व स्थलीय दोनों ही प्रकार के पर्यावासों में रह सकते हैं, इसलिए इनकी कुछ ज़्यादा भिन्नता भी है। मतलब शुष्क क्षेत्रों में भी ये ज़्यादातर रह सकते हैं और मतलब ये तो सभी क्षेत्रों में रह सकते हैं कीट, इसलिए ये आज पृथ्वी प्रकृति पर ज़्यादा है। अब आता है एक रोचक तथ्य यह है कि जो कवकों की प्रजातियों की संख्या पृष्ठधारी जंतु जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप व जो स्तनधारियों की कुल संख्या से अधिक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट थॉट है, इसको भी आप याद रख के चलिए। अब आता है भारत में जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, इंडिया में जो जैव विविधता है वो किस प्रकार की विविधता है, इंडिया के अंदर विविधता देखिए। अब इंडिया के अंदर विविधता, चलिए, तो यद्यपि भारत का जो भूमि क्षेत्र विश्व के कुल स्थलीय क्षेत्रों का मात्र 2.4% ही है, किंतु विश्व की कुल जैव विविधता में भारत की जो साझेदारी है वह 8.1% है। इसी कारण से भारत विश्व में 12 महाजैव विविधता यानी मेगा डाइवर्सिटी देशों में से एक है। मतलब ऐसे देश जिनमें मेगा डाइवर्सिटी है, उनमें ज्यादातर जैव विविधता है, उन देशों में से एक जो है देश हमारा भारत भी है। तो भारत में जो पौधों की लगभग कितनी होती हैं, 45,000 प्रजातियां होती हैं। कितनी होती हैं, 45,000 प्रजातियां किसकी होती हैं, पौधों की ही प्रजातियां लगभग 45,000 पाई जाती हैं। दोगुनी जंतुओं की, इसके दोगुनी होती हैं वो जंतुओं की जो होती हैं प्रजातियां पाई जाती हैं। रॉबर्ट मैंने विश्व के अनुमान के अनुसार अब तक कुल 22% प्रजातियों का अभिलेख किया जा सका है। इस अनुमान के भारत में जो आंकड़ों को जोड़ने पर पता लगता है कि पौधों की लगभग कितनी, और 1 लाख प्रजातियां और 30 या फिर 3 लाख से भी जो अधिक प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। ये है, इसके बारे में बताया गया है ना। ठीक है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं किस पर, जैव विविधता की क्षति यानी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यानी बायोडाइवर्सिटी का लॉस किस प्रकार से हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस है क्या। तो बायोडाइवर्सिटी का लॉस यानी कि जैव विविधता की क्षति, यानी कि जो जीवों में विविधता है उसमें अब जीवों की संख्या में कमी आ रही है, जीवों को किसी प्रकार से और प्रकार से उनको हानि पहुंचाई जा रही है, वो सभी की सभी इसमें आती हैं। उसे जैव विविधता की हम क्या बोलते हैं, क्षति बोलते हैं, यानी बायोडाइवर्सिटी लॉस बोलते हैं, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। चलिए आगे चलेंगे। अब इसमें क्या आएगा, देखो यह तो संदेहपूर्ण है कि कोई नई प्रजाति
जाति उद्भव अर्थात नई प्रजातियों की अति उत्पत्ति द्वारा पृथ्वी पर उपलब्ध जीव प्रजातियों की सूची में शामिल होती हैं या नहीं। लेकिन इसमें जो तनिक भी संदेह नहीं है कि पृथ्वी पर प्रजातियां निरंतर हानि होती जा रही हैं, मतलब जुड़ रही हैं, इसका कोई पता है जुड़ेंगी भी या नहीं जुड़ेंगी, लेकिन उनका जो है हानि होती जा रही है परमानेंट, यानी कि एक सीक्वेंस वाइज उसमें कमी ही आती जा रही है जैव विविधता में। उसका कारण उसकी क्षति है, हानि है, तो वही देखेंगे हम इसके बारे में। तो पृथ्वी का मानव जैसे बुद्धिमान पर जो प्रजाति के विकास के बाद विलुप्तीकरण ने नए नए कारण सामने आने लगे हैं, क्योंकि मानव और अन्य जंतुओं को क्या कर देता है, अन्य जीवों को, अन्य पौधों को विलुप्त करता जा रहा है। इसके अंतर्गत देखो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचर जो नेचुरल सिरोसिस IUCN के जो लाल सूची यानी रेड लिस्ट 2004 में एक प्रकाशित की थी, पब्लिश की थी, जिसका नाम था रेड लिस्ट, है ना, रेड लिस्ट। इसमें क्या क्या था, उन्होंने जो विलुप्त होने के कगार पर है जो विलुप्त प्रजातियां उनको इसमें क्या किया गया था, शामिल किया गया था। तो पिछले 500 वर्षों से कुल 784 प्रजाति विलुप्त हो गई हैं और 338 पृष्ठधारी व 559 अपृष्ठधारी व 87 पादप प्रजातियां क्या है जी, विलुप्त हो चुकी हैं इसके रेड लिस्ट के अनुसार। ठीक है, इसमें से जो विलुप्त होने वाले कुछ जंतु हैं वो ये हैं, जैसे डोडो, क्वागा यानी अफ्रीका में पाया जाता था, और थाइलेसिस ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता था। ये जीव इसमें से क्या हो गए हैं, विलुप्त हो गए हैं। ये इन जीवों को विलुप्ति का कारण क्या हैगा, बायोडाइवर्सिटी क्षति ही ये इन जीवों का जो है यानी बायो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन सभी का कारण है विलुप्त होने का। अब हम देखेंगे हाल में विलुप्त हुई प्रजातियों को जो मरीसस के विलुप्त हुआ डोडो पक्षी, अफ्रीका में विलुप्त हुआ जो क्वागा, ये सभी इसमें क्या हुआ, विलुप्त हो चुके हैं ये। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में थाइलेसिन और रूस में स्टेलर समुद्री गाय बाघ की 3 जो है उप प्रजातियां जैसे बाली, जावन और कैप्सियन, ये सभी इसमें क्या हो चुकी हैं, विलुप्त हो चुकी हैं। ये सभी की सभी जो प्रजातियां हैं ये विलुप्त हो चुकी हैं। ठीक है, अब आ जाता है पिछले 20 से 27 जो प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं। आंकड़ों की जो सावधानी पूर्वक विश्लेषण करने पर पता चलता है कि जो वर्गकों का यह विलुप्तीकरण संयोगिक या यादृच्छिक नहीं है, यह समूह जैसे उभयचर विलुप्तीकरण के लिए ही भेद जान पड़ता है। ठीक है, वैश्विक स्तर पर जो 15,500 जो प्रजातियों का विलुप्तीकरण या फिर खतरा इन पर मंडरा रहा है। अभी इतनी प्रजातियां हैं जिन पर अभी विलुप्तीकरण का क्या है, खतरा मंडरा रहा है। वर्तमान में पक्षियां यानी कि जो 12% प्रजातियां स्तनधारियों की, 23% प्रजातियां और उभयचरों की जो है 32% प्रजातियां या अनावर्त बीजी की 31% प्रजातियां विलुप्तीकरण के खतरे से क्या हो रही है, ये जूझ रही हैं। तो देखिए विलुप्तीकरण होता क्या है उसके बारे में देखिए। देखो विलुप्तीकरण मतलब ऐसी जीव है, मतलब ऐसी प्रजातियां, देखो जो पृथ्वी वर्तमान में पृथ्वी की प्रजातियों के विलुप्तीकरण की जो दर है उसे छठा विलुप्तीकरण कहा जाता है। मतलब अब दुर्लभ प्रजातियां, मतलब विलुप्तीकरण ऐसी प्रजातियां हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं या फिर विलुप्त होने के कगार पर हैं, वो क्या होती हैं, विलुप्तीकरण प्रजातियां होती हैं। इनके बारे में हम पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं आगे, लेकिन इस पर हम थोड़ा सा समझ के रखेंगे। ठीक है, अब आता है दुर्लभ प्रजातियां क्या होती हैं। अपने बहुत कम संख्या के कारण जो आपदाग्रस्त की श्रेणी में शामिल जो प्रजातियां होती हैं वो दुर्लभ प्रजातियां कहलाती हैं। मतलब अपने विलुप्तीकरण होने के कारण, मतलब जो संख्या में बहुत कम है ऐसे, और वो विलुप्त होने के कगार पर भी हैं, तो ऐसी प्रजातियों को हम दुर्लभ प्रजातियां कहते हैं। दुर्लभ प्रजातियां जो आनुवांशिक रूप से क्षरित होती हैं, अर्थात उनका जीन जो पूरा हासिल होता है तथा इसके कारण उसके जो पर्यावरण में है प्रति अनुकूलता की क्षमता क्या होती है, वो कम हो जाती है। इन सभी को अभी हम देखने वाले हैं। अब हम आगे देखेंगे, तो आगे देखने वाले हम जैव विविधता की हानि के प्रत्यक्ष लाभ, यानी जो जैव विविधता की हानि हुई उसके कुछ प्रत्यक्ष प्रभाव क्या थे, सॉरी लाभ नहीं है, उसके प्रभाव क्या थे। यानी देखो देखो इसमें क्या था, पादप उत्पादन की कमी पहला था। इसमें पहला क्या था, पादप उत्पादन की कमी। इसमें पादप जो उत्पादन था वो कम हुआ। पादप उत्पादन की कमी, पर्यावरण में गड़बड़ी जैसे सूखे के प्रति प्रतिरोधकता की कमी, है ना, और पारितंत्रों को कुछ प्रक्रियाओं में पादप उत्पादकता, जल उपयोग, पीड़क व रोगग्रस्त, ये सब इसके क्या थे, जैव विविधता की हानि का प्रत्यक्ष प्रभाव थे। अब देखिए जैव विविधता के जो क्षति के कारण क्या थे, केसेस ऑफ द जो बायोडाइवर्सिटी लॉसेस, यानी कि बायोडाइवर्सिटी के लॉस के जो कारण थे, मुख्य कारण थे, वह क्या थे। तो इसके मुख्य कारण थे, पहला था वो था पर्यावरणीय क्षति या फिर विखंडन।
हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। देखिए इसमें क्या है, इसमें ये हैगा पर्यावास क्षति, यानी उनके जो हैबिटेट हैं, उनके रहने के जो स्थान हैं, उनको क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया, उनको हानि पहुंचाई गई, उनके रहने के स्थान को, जीवों के जो रहने के स्थान थे उनको हानि पहुंचाई गई, या पौधों का जो एक मैदान था उसको हानि पहुंचाई गई, तो उसके जो रहने का स्थान था उसको, उसका विखंडन किया गया, उससे उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ा गया, जिससे उनको क्या हो गई, वो क्षति हो गई, किसकी, जैव विविधता की। देखिए पर्यावासीय क्षति, इसमें क्या आएगा, पर्यावासीय क्षति यानी विखंडन प्रजातियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण है। पर्यावासीय क्षति सभी प्रकार के जो पारितंत्रों में हुई है, लेकिन इसका उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में हुई क्षति ऐसे बड़ी तबाही मचाई है। एक समय में वर्षा वन प्रति जो पृथ्वी पर थे वो 14% थे, भाग पर थे, फैले हुए थे, लेकिन अब वो 6% भाग पर सिमट गए हैं। मतलब इतना छोटा उसको कर दिया गया, 14 से 6% कर दिया गया है उस भाग को, यानी वहां पर क्या हुआ, कुछ पौधों को काटा गया, और कुछ और अलग चीजें बनाई गई, होम रेंज, होम बना, घर बनाए गए, और उससे क्या हुआ, पर्यावरण का वहां पर हानि हो गई, यानी कि पर्यावास की कमी हो गई, वहां पर वो जीव रहने के योग्य नहीं बचे, वहां से उस प्रकार से वहां के जीव वो विलुप्त हो गए। तो या फिर वे पौधे जहां से काटे गए वहां पर वो पौधे तो विलुप्त होंगे ही, पौधे वहां से क्या हो गए, विलुप्त हो गए। तो इसको क्या कहते हैं हम, पर्यावासीय क्षति की गई, इस कारण से इसमें विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण ये बन गया एक। तो अब प्रदूषण भी इसका प्रमुख कारण था। मतलब क्या हुआ, प्रदूषण के कारण से बहुत से जीव तो जो ऐसे थे, जैसे हम जो औद्योगिक मिलनता का एक उदाहरण लेते हैं, उसमें जो काले वाले सलब थे उनका तो विकास ज्यादा हो गया, लेकिन जो स्लेटी रंग के सलब थे उनका विकास में एकदम कमी आ गई। तो उसको क्या बोलते हैं, उससे जो कमी आई वो क्या थी, क्षति थी, बायोडाइवर्सिटी की जो क्या थे, लॉस थे। तो वही तो बायोडाइवर्सिटी के लॉस हैं, ठीक है। ऐसे इसमें क्या हुआ, बायोडाइवर्सिटी में लॉस हुए। तो अब इसके बाद अतिदोहन, अतिदोहन क्या हुआ, एक मेंढक का इसमें अच्छा सा उदाहरण है, यानी मेंढक का जो रेस्टोरेंट में उपयोग किया जा रहा है, रेस्टोरेंटों में उसके कारण से जो मेंढकों की जो प्रजातियां हैं उनमें कमी आ रही है, और बहुत सारी जो प्रजातियां वो विलुप्त भी हो रही हैं। तो ये अतिदोहन है उनका, ठीक है। देखिए अतिदोहन तब होता है जब किसी वन्य समष्टि के लिए जाने वाले जीवों की संख्या इतनी अधिक होती है कि उस समष्टि का खतरा बहुत कम होने लगता है। समष्टि का आकार जितना छोटा होता जाता है उतना ही अधिक मूल्यवान इसका जीव होता जाता है, तथा उस जीव प्रजाति के बड़े यानी कि थोड़े बहुत बचे जीवों को पकड़ने के लिए उतना ही परिश्रम मिलने लगता है। वैसे तो मानव अपनी आवश्यकता जो है वो प्रारंभ से ही प्रकृति से पूर्ण करता रहा है, लेकिन एक लालच जो आवश्यकताओं से बड़ा हो जाता है तब प्रकृति संसाधनों का जो है अति दोहन प्रारंभ हो जाता है। मतलब कोई चीज जो सिमट कर छोटी हो गई है, मतलब वो कम उस प्रजाति के जीव बचे हैं, तो उसका मूल्य तो स्वाभाविक है, उसका बढ़ना ही वाला है। जब कोई मार्केट में कोई चीज कम है तो उसका मूल्य तो बढ़ने वाला है। अब उसका मूल्य बढ़ता है तो उनको जो मानव होता है वो जबरदस्ती पकड़कर क्या करता है, बेचता है। तो उसमें क्या होता है, उसका अति दोहन हो जाता है। मतलब जो प्रजातियां वो विलुप्त के कगार पर तो थी ही, इस कारण से उनका मूल्य बढ़ा, तो मूल्य बढ़ने के कारण मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उनको और ज्यादा बेचता है, जिससे क्या हो जाता है, वो विलुप्त होने का कगार पर ही हो जाती हैं और विलुप्त ही हो जाती हैं बहुत सारी प्रजातियां। ये देखिए अतिदोहन का एक अच्छा सा उदाहरण दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाता है कि जो पिछले 500 वर्षों में जो प्रजातियां मनुष्य द्वारा किए गए अतिदोहन के कारण जो क्या है विलुप्त हो गई हैं, वो हैं स्टेलर की सिकाऊ या पैसेंजर पिजन। पैसेंजर पिजन ये बहुत अच्छा उदाहरण है, इसका उपयोग जो है अतिदोहन किया जाता था संदेश भेजने में। पैसेंजर पिजन का ये इसके अतिदोहन के कारण ये क्या हुए, विलुप्त हो गए ये जीव, ठीक है। अब इसमें आता है विदेशी जातियों का आक्रमण। एक ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट जो क्या फैक्ट है इसका, इस पर पड़ा है। विदेशी प्रजातियों का जो आक्रमण, मतलब ऐसी प्रजातियां जो हमारे यहाँ की नहीं थी, उनका जो है इस पर बहुत खतरनाक एक प्रभाव पड़ा, वो इस पर आक्रमण किया। तो जो खरपतवार के रूप में इन्होंने बहुत खतरनाक काम किया। मतलब अपनी जो फसली जो पौधे थे उनको तो खत्म कर दिया या उनको मार दिया, और अपने आप को वहां पर अपने आप की वहां पर ग्रोथ कर ली, अपने आप का वहां पर डेवलपमेंट कर लिया, जिस कारण से क्या हुआ, वहां की जो प्रजातियां थी वो विलुप्त हो गई। जो पहले वहां प्रजातियां थी वो विलुप्त हो गई, और इन पौधों या पर जीवों का वहां पर क्या हो गया, विकास हो गया। देखो विदेशी प्रजाति जिन्हें विजातीय प्रजाति कहा जाता है, किसी पारितंत्र को मूल सदस्य नहीं होती हैं, अर्थात यह कोई गैर मूल प्रजाति या पारितंत्र के लिए विदेशी या विजातीय प्रजाति कही जाती है। विश्व के सभी क्षेत्रों में पारितंत्रों को एक ऐसे
विशिष्ट जीवों का समूह होता है जो एक ही स्थान पर साथ साथ विकसित हुए होते हैं। नए स्थान पर प्रवास अनेक अवरोधों जैसे समुद्र, पहाड़, नदी, मरुस्थल आदि के कारण संभव नहीं हो पाता है। मानव के अनेक कारण से विदेशी प्रजातियां नए पारी तंत्रों में प्रवेश करा जाती हैं, तो जैसे कृषि व उद्यानिकी के लिए स्वयं के जो औपनिवेशन के कारण आकस्मिक परिवहन। जब विदेशी प्रजातियां किसी नए क्षेत्र में प्रवेश करती हैं, तब इसमें से कुछ जो आक्रामक भी हो जाती हैं, वो उसको क्या पहुंचाती हैं, हानि पहुंचाती हैं जो नए जीव को। तो जब जो पूर्वी जो अफ्रीका में जो विक्टोरिया कि नील नदी की मछली लाइन फर्च का प्रवेश कराया गया, तो वहां पर क्या हुआ, मूल निवासी यानी 200 से भी अधिक प्रजातियां क्या हो गई, वहां की जो थी वो विलुप्त हो गई थी। ये सभी इसमें देखे गाजर घास, ये जिसे पार्थोनियम बोलते हैं, ये जलकुंभी तथा लेटेना कमारा, ये सभी क्या है, विदेशी आक्रमणकारी ये क्या है, पौधीय नस्लें हैं। इनको आप सभी को याद कर सकती हैं। ठीक है, हमारे जो मत्स्य पालन की उत्पादकता उद्देश्य के लिए जो कैटफिश यानी कि क्लेरियास गैरिपियस जो एक मछली थी, इसका क्या हुआ, अवैध रूप से प्रवेश दिलाया गया। लेकिन ये आज हमारे नदियों में रहने वाले जो देसी जो कैटफिश होती हैं, उनको क्या हो रही, खतरा पहुंचा रही है। तो ये क्या थी, उनका वो था, क्या था, ये विदेशी जीवों का आक्रमण। अब हमको देखना है सह विलुप्तता क्या है। सह विलुप्तता भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो कि जो बायोडाइवर्सिटी लॉसेस पर मुख्य कार्य कर रहा है। देखिए इसमें क्या हैगा, इसमें ये हैगा कि जब कोई प्रजाति विलुप्त हो जाती है, मतलब कोई भी प्रजाति है वो विलुप्त हो जाती है। कैसे हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। कोई प्रजाति विलुप्त हो जाती है, तब उस प्रजाति पर अल्प रूप से निर्भर रहने वाले अन्य पादप व जंतु प्रजाति भी विलुप्त हो जाती हैं। मतलब एक ऐसी प्रजाति जो विलुप्त हो जाती है, जो उस पर जो एक अवैकल्पिक रूप से कोई प्रजाति उस पर क्या थी, उस पर डिपेंड थी, वो प्रजाति भी क्या होती है, विलुप्त हो जाती है। वो क्या होती है, सह विलुप्ति हो जाती है। जैसे कि लिए जब कोई पोषक मछली किसी कारण से विलुप्त हो जाती है, तब उस पर अल्परूपी के रूप में निर्भर रहने वाली जो परजीवी की भी विलुप्त होने का सामना करना पड़ता है। इसका जो है एक और जो उदाहरण है, सह विकास प्रदर्शित करने वाले और उसका परागणकर्ता को जो सहुपकारी संबंध होता है, इसके बीच भी किसी एक प्रकार के, मतलब एक परागण करता है, मान लीजिए कोई एक ऐसे आर्किड्स है, उसमें कोई परागण करता है, तो उसका अगर परागण करता विलुप्त हो गया, तो वो प्रजाति तो विलुप्त होनी ही है, क्योंकि उसमें कोई परागण करता फिर नहीं बचेगा। तो ऐसे भी ये सह विकास का भी ये उदाहरण होता है। हाँ, ये वाली जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसका फटाक से क्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसमें देखिए रेड लिस्ट श्रेणी और जो लक्षण गुण थे वो इसके क्या थे, उनके बारे में हमें यहाँ पर पूरा पूरा वर्णन करना है। चलिए ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं विलुप्त क्या था। अब विलुप्त जीव कौन से होते हैं, देखो इनके लक्षण क्या होते हैं। जो विलुप्त जीव होते हैं, इनके लक्षण क्या होती हैं, जब किसी प्रजाति का एक भी सदस्य जीवित ना हो, जैसे डोडो, मतलब कोई प्रजाति ऐसी है जिसका एक भी सदस्य अब जीवित नहीं है, तब उसे हम क्या कहते हैं, विलुप्त प्रजाति कहते हैं। जिसका कोई भी जीवित प्राणी नहीं होता है, वह विलुप्त प्रजाति होती है। ठीक है, जीवित नहीं होता है, जिसमें जीवन नहीं होता है, वह विलुप्त होती है। दूसरी देखिए, इसकी दूसरी है कि प्रकृति व वन्य जीवों में विलुप्त, यानी प्राकृतिक व वन्य जीवों में विलुप्त। देखो जब सभी ज्ञात या फिर अनुमानित पर्यावासों में इसकी खोज के सभी जो प्रयास हैं वो असफल हो गए हो, तो ऐसी प्रजाति क्या होती है, प्राकृतिक या फिर वन्य जीव विलुप्त प्रजाति कहलाती है। अब अगला आ जाता है चरम आपदाग्रस्त। चरम आपदाग्रस्त में क्या आता है, चरम आपदाग्रस्त जब प्रजाति वन्य अवस्था में विलुप्त का बड़ा खतरा झेल रही है, मतलब जब कोई प्रजाति है वह विलुप्ति का एक बड़ा खतरा झेल रही है, बहुत बड़ा क्या खतरा झेल रही है, तब उस प्रजाति का जो हम उसको नाम देंगे, तो उसको देंगे चरम आपदाग्रस्त प्रजाति। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है आपदाग्रस्त क्या होती है, जब यह चरम आपदाग्रस्त ना हो लेकिन ऐसे खतरों से जूझ रही है, तब उसे हम क्या आपदाग्रस्त बोलते हैं। भेद क्या होती है, जब यह चरम आपदाग्रस्त या आपदाग्रस्त ना हो लेकिन कुछ समय बाद इसकी विलुप्ति का खतरा हो रहा हो, तो कौन सी होती है, वो भेद होती है। कम खतरे में कौन सी होती है भाई, देखो जब इसका पारितंत्र मूल्यांकन हो चुका हो तथा यह चरम आपदाग्रस्त या फिर भेद किसी श्रेणी में ना आती हो, तो उसे कम खतरे की जीव कहते हैं। अब आते हैं आंकड़े अनुपलब्ध। हाँ, आंकड़े अनुपलब्ध, आप अनुपलब्ध इससे तो आप समझ ही रहे होंगे, मतलब इसके बारे में कोई क्या नहीं है, कोई आंकड़े नहीं है।
इसका कोई पता ही नहीं लगा। जब इसकी विलुप्ति के खतरे का प्रत्यक्ष या परोक्ष मूल्यांकन नहीं हो पाता है या पर्यावरण में सूचना नहीं हो पाती है, तब उसे क्या बोलते हैं हम, आंकड़े और सूचना अनुपलब्ध। अब आता है अमूल्यांकित। देखो, इसका ऊपर वर्णित किसी भी श्रेणी हेतु मूल्यांकन ही नहीं किया गया हो, वो अमूल्यांकित कहलाती है। मतलब ऊपर जो भी दी गई है सारी की श्रेणी, किसी भी श्रेणी में उसे नहीं रखा गया तो वह अमूल्यांकन होगी, उसका मूल्यांकन ही नहीं किया गया। ये इसकी इंपोर्टेंट फैक्ट होती है, इनको आप याद रख के चलिए। ओ माय गॉड, उल्टा चल गया। देखिए, अब इसमें एक और प्रजाति आती है, इसे हम आपदाग्रस्त प्रजाति बोलते हैं। कि आपदाग्रस्त प्रजाति क्या होती है, देखिए, तो यह वह प्रजाति या फिर वर्गक होता है जिसमें संख्या या फिर चरम स्थिति तक कम हो जाती है तथा जिसके पर्यावरणों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अगर इसके सामने उपस्थित खतरे इसी प्रकार जारी रहे तब वह निकट, जो इसके निकट भविष्य में ये विलुप्त हो सकती है। मतलब अब इसका जो भविष्य है ना, उसमें ये क्या हो सकती है, विलुप्त तो होना ही होना है, ये अपने निकट भविष्य में विलुप्त हो सकती है। अगर हमें प्रजातियों का लगातार व तेजी से होने वाला विलुप्तीकरण रोकना है, तब हमें उन प्रजातियों की पहचान करनी होगी जो आपदाग्रस्त हैं। ये जो रेड लिस्ट का चिन्ह होता है, ये चिन्ह है वो IUCN द्वारा प्रकाशित रेड लिस्ट का चिन्ह है, ये लाल कलर का ही होता है हालांकि। ठीक है, अब आता है यह जानना होगा कि यह आपदाग्रस्त क्यों हुई। इसमें यह जानना होगा हमें, ये आपदाग्रस्त हैं तो क्यों हैं, इन समस्याओं का निराकरण का प्रयास करना होगा, इन समस्याओं का निराकरण कैसे किया जाए, कुछ उसकी फैक्टर थे उनको याद करना था। अब हमको देखना है जैव विविधता संरक्षण यानी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। यानी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन क्या है भाई, इसको देखना है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। हमें जैव विविधता को क्यों संरक्षित करना चाहिए, वाई शुड वी कंजर्वेट बायोडाइवर्सिटी, हमें जो बायोडाइवर्सिटी है उसको क्यों हमें संरक्षित करना चाहिए, उसे क्यों कंजर्वेट करना चाहिए बायोडाइवर्सिटी को, इसको हमें बताना है। देखो, जैव विविधता संरक्षण के जो अनेक प्रत्यक्ष व परोक्ष लाभ हैं, ये तो हम जानते हैं, इसके अनेक कैसे हैं, प्रत्यक्ष हैं और परोक्ष इसके लाभ हैं। ठीक है, परोक्ष भी हैं और प्रत्यक्ष इसके क्या है, लाभ भी हैं, परोक्ष भी हैं, कुछ प्रत्यक्ष लाभ भी हैं, ये इसको याद रखिए। अब इनके जो महत्वपूर्ण विभाजित किया गया है, देखो, संकीर्ण लाभ, लाभ वाले, संकीर्ण लाभ वाले, संकीर्ण लाभ यानी कि कम लाभ वाले जीव, छोटे स्तर पर लाभ वाले जीव कौन से होते हैं। देखिए, अनेक जीवों में प्रजातियों में हमें लाभ प्राप्त होता है, इसलिए इस समूह को लाभों का प्रत्यक्ष लाभ भी कहा जा सकता है। जैव विविधता के प्रत्यक्ष लाभों की सूची इतनी बड़ी है कि इसको कहाँ शामिल करना संभव नहीं है। जो है कुछ महत्वपूर्ण लाभों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। औषधि मूल्य में, औषधि मूल्य में जो है बहुत सारे विषयों में चिकित्सकों द्वारा उपचार हेतु दी जाने वाली अधिकांश औषधि मूल्यों की जो जीवधारियों से ही प्राप्त की गई हैं। यानी विश्व स्तर पर बाजार में कितने जो बिकने वाले जो 25% से अधिक औषधियाँ पौधे हैं, मतलब बहुत सारे पौधे हैं जिनके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, इसका उपयोग कर रहे हैं, कहाँ पर, औषधीय मूल्य के लिए कर रहे हैं। तो इसको ऐसे देख चलेंगे। अब इसका आता है कृषि महत्व है, तो कृषि महत्व में भी हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे जो हैं खाद, तिलहन, खाद तिलहन जो फसलें होती हैं, दालें, इन सभी का जो उपयोग कर रहे हैं, कहाँ से आ रही है, बायोडाइवर्सिटी तो है, ये जैव विविधता है तो है, ये कृषि के क्षेत्र में हो गया। पहला आ गया औषधि मूल में, औषधि मूल में बहुत सारे पौधे हैं जिनका हम उपयोग कर रहे हैं औषधियों को बनाने के लिए, बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जिनका हम, ड्रग्स वाले जो पौधे हैं इनका उपयोग कर रहे हैं क्या, औषधियाँ बनाने के लिए। कृषि के क्षेत्र में भी हम इन्हीं का तो प्रयोग कर रहे हैं। मतलब कृषि में जो हम पौधे या जो हम फसलें या इसके हम बीज लेते हैं, इनके फसलों के बीज होते हैं, वो किससे आते हैं, वो ही तो इस बायोडाइवर्सिटी से आते हैं, जैव विविधता से आती हैं। तो इस प्रकार से जो बायोडाइवर्सिटी है उसका क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, इसके मतलब ये लाभ भी हैं, ये तो लाभ है हमें जो जैव विविधता से मिलने वाले लाभ हैं, ये तो ठीक है। अब आता है और जो औद्योगिक मूल्य में भी इसका क्या है, बहुत स्तर पर इसका वो होगा। जैसे देखो, टैनिन और डाई, रेजिन, इत्र, जो बीवैक्स यानी शहद होती है ना, रबर, इन सभी का जो उपयोग जो हमें मिल रही है, इनके अतिरिक्त जो और भी कुछ, ठीक है। अब जो सारी जो चीज़ें मिल रही हैं हमें, वो कहाँ से मिल रही हैं, पौधों से मिल रही हैं और अनेक जीवों से मिल रही हैं। रेजिन है वो किसी जीव से मिल रही है, तो ये जीव से मिल रही हैं, किसी जीव से ही तो मिल रही है हमें, बीवैक्स से, किसी मधुमक्खी से मिल रही है, ठीक है, इससे मिल रही हैं। अब जो मिल रही हैं हमें, वो किससे मिल रही हैं, पर्यावरण से मिल रही हैं, इस बायोडाइवर्सिटी से मिल रही हैं, इस विविधता, जैव विविधता से मिल रही हैं। तो इसी का ये हमें लाभ पहुंचा रही है ना, जैव विविधता हमारे लिए लाभ का कार्य कर रही है, कौन, जैव विविधता। आगे चलिए, व्यापक लाभ वाले,
देखिए व्यापक लाभ वाले, अब इसमें ज्यादा बड़े लाभ वाले हैं ये। जैसे तो जैव विविधता प्रकृति द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में पारितंत्र सेवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो अब इसका पहला आएगा वो आएगा जैव भू रासायनिक चक्र में। जो जैव भू रासायनिक चक्र होता है इसमें भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखो ऊर्जा प्रवाह तथा पोषण चक्र पारितंत्रों में महत्वपूर्ण लक्षण है। पारितंत्रों की जैव विविधता विभिन्न प्रकार के पोषण चक्र में महत्वपूर्ण योगदान करती है। हम इन जैव भू रासायनिक चक्रों पर स्वच्छ जल वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने व उसकी जगह ऑक्सीजन को मुक्त करने, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण, इन सभी में जो है जैव विविधता पौधों द्वारा ही तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। ठीक है, अवशिष्ट निस्तारण यानी अवशिष्ट पदार्थों का क्या करना, उनको हमको खत्म करने के लिए भी जैव विविधता का उपयोग करना पड़ता है। पारितंत्र में मृत कार्बनिक पदार्थ होती हैं, अपघटक होती हैं, वो कई जीवों को सड़ा गला देती हैं। उससे क्या होता है, जो उसमें उपयोगी होती है वो भी बायोडाइवर्सिटी ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। स्वच्छ जल की उपलब्धता, मतलब ये क्या होता है, वन व अन्य प्राकृतिक पारितंत्र स्पंज प्रभाव में प्रदर्शित करती हैं भाई। यह जो होती हैं वो जल को सोख लेती हैं और उस जल को क्या कर देती हैं, स्वच्छ कर देती हैं भाई। बहुत सारे इसमें वन मृदा अपरदन रोकते हैं, जलवायु का नियमन करते हैं। ये सभी इसमें क्या होती हैं, इसके अनेक लाभ होते हैं। अनेक पौधों में परागण विभिन्न प्रकार के जो जंतुओं द्वारा होता है, जैसे मधुमक्खियां, ततैया, तितली, गुबरेली जिसे भृंग कहते हैं, पक्षी बा चमगादड़, इन सभी के द्वारा ये होते हैं, है ना। तो इन सभी को हमको, ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें हमको देखिए स्वच्छ जल, अब इसका सौंदर्य बोध, यानी एक घने जंगल में गुजरने, चिड़ियाओं के मधुर चहचहाट सुनने, आकर्षक ये सौंदर्य हमें यहाँ से प्रतीत होते हैं। ठीक है, ये सौंदर्य बोध में आ जाता है। जो नैतिक तर्क हैं इनमें भी इसका बहुत ज़्यादा उपयोग हुआ है, उनको आप देख सकते हैं। अब इसमें हमको इसका जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, अब हम उस पर आते जा रहे हैं धीरे धीरे करते हुए। सबसे देखिए इसमें सबसे पहले जो हैगा वो आने वाला है, जैव विविधता को हम कैसे संरक्षित करें, यानी जो जैव विविधता होती है उसको संरक्षित करने का कोई उपाय, यानी उसको संरक्षित कैसे करें, इसके बारे में यहाँ पर बताने वाले हैं। हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, यानी हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, हम बायोडाइवर्सिटी को संरक्षित कैसे करें इसके बारे में देखिए। देखो किसी भी संपूर्ण पारितंत्र को सुरक्षित या फिर संरक्षित करने पर इसकी सभी जो स्तरों की जैव विविधता या आनुवांशिक विविधता, प्रजाति विविधता तथा पारिस्थितिक विविधता संरक्षित हो जाती है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी बाग या किसी आर्किड्स जो होता है प्रजाति को सुरक्षित व संरक्षित करने हेतु पूरे वन को सुरक्षित करना होगा। बागों की चिड़ियाघरों जो जू होते हैं में संरक्षित किया जा सकता है। अतः जैव विविधता संरक्षण के दो प्रमुख विधियां या तरीके हो सकते हैं, स्व स्थाने व स्थाने। दो प्रकार के होते हैं, इन सिटू, एक्स सिटू। इनको याद करने का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इफेक्टिव तुमको आज थॉट देने वाला हूं, एक पॉइंट देने वाला हूं, उसको याद रखिए। देखिए अब इसमें सबसे पहले आता है इन सिटू और एक्स सिटू में हम अंतर कैसे कर रहे हैं, इसमें से एक्स सिटू कौन सा है, इन सिटू कौन सा है, या फिर किस में जीव को स्व स्थानीय कौन सा है और बाह्य स्थानीय कौन सा है, मतलब अंदर किस जीव को रखा जाता है और हमारे प्राकृतिक आवासों से दूर किस चीज को रखा जाता है, हमारे आवास से दूर किन चीजों को रखा जाता है, इसके बारे में देखिए। अब सबसे पहले जैव विविधता का सबसे पहले आते हैं अपन स्व स्थानीय यानी इन सिटू। इनका मतलब होता है, इनका मतलब होता है अंदर, यानी जो अभी हमारे हमें है, हमारे लिए है वो इन। एक्स, एक्स वह होता है जो हमसे दूर है, जो हमने छोड़ दिया है, यानी बाहर, जिंदगी से बाहर, हमारी जिंदगी से बाहर है, वो क्या होता है एक्स टू। एक्स क्या होता है, जिंदगी से बाहर होता है। इन क्या होता है, जिंदगी के अंदर होता है। इन यानी अंदर, एक्स यानी बाहर, ऐसे आप याद रखिए। इन सिटू मतलब जो हमारी जीवन शैली से अंदर, हमारी जीवन शैली के अंतर्गत ही उसका पालन पोषण भरण पोषण किया जाता है, वो क्या आते हैं इन सिटू में आते हैं। और एक्स सिटू जो हमारी जिंदगी से, इससे हमारी जिंदगी का कोई संबंध नहीं होता और बहुत दूर जाकर उनको क्या संरक्षित किया जाता है, वो एक्स सिटू में आता है। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे स्व स्थानीय यानी इन सिटू, मतलब हमारे स्थान, हमारे आसपास ही उसको संरक्षित किया जाता है, वो क्या होता है इंस्टीट्यूट होता है। सबसे पहले हम इंस्टीट्यूट देखेंगे। देखो स्वस्थान इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन क्या आएगा, देखो जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि स्वस्थान यानी इंस्टीट्यूट संरक्षण नीति पूरे पारितंत्र का संरक्षण किया जाता है।
इसमें नीति के प्रारूपिक जो पारितंत्र समूहों को सुरक्षित क्षेत्रों का एक पूरा जाल बनाकर संरक्षित किया जाता है। अनेक देश विकास के जो संरक्षण के विवाद में इस कदर से उलझे हुए हैं कि अपनी सारी जैविक जो संपदा की उसकी सारी जो जैविक संपदा है उसकी क्या है संरक्षित करना अत्यावश्यक या फिर अस्वाभाविक अवास्तविक या फिर अस्वाभाविक लगता है तथा जो आर्थिक रूप से जो व्यवहारिक नहीं जान पड़ता है। दूसरी ओर विलुप्तीकरण से बचने हेतु संरक्षण की जो बाट या जो रही है प्रजातियों की संख्या इतनी अधिक है कि उनके संरक्षण को उपलब्ध साधन अपर्याप्त जान पड़ते हैं। ठीक है, तो इसके बहुत ज़्यादा इसके अंतर्गत आने वाले, अब इसके जो अंतर्गत आते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। यानी कि जो सबसे पहले है जो स्वस्थानीय संरक्षण में क्या किन विधियों द्वारा स्वस्थानीय संरक्षण होता है और किन विधियों द्वारा बाह्य स्थानीय संरक्षण होता है। तो पहले देखेंगे हम स्वस्थानीय संरक्षण होता है बायोस्फीयर रिजर्व किस में आता है। ये स्वस्थानीय संरक्षण का ही उदाहरण है। इन उदाहरणों को आपको याद रखना पड़ेगा। स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य, पवित्र उपवन और रामसरस स्थल। अब आ जाता है बाह्य स्थानीय संरक्षण में कौन आते हैं, वनस्पतिक उद्यान, ऊतक संवर्धन, सीड बैंक फोल्ड जीन बैंक और क्रायो बैंक, जंतु पार्क। ये किस में आते हैं, ये बाह्य स्थानीय संरक्षण में आती हैं। इनको याद रखिए आप, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती हैं, जरूरी होती हैं। देखिए जैव विविधता हॉटस्पॉट यानी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होती हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट स्पॉट जो होती हैं ना, इसमें संरक्षित ऐसे आपदाग्रस्त क्षेत्र, यानी यहाँ पर ऐसे क्षेत्र जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है जीवों की जो विविधता हैं मतलब उन पर ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है, उस क्षेत्र को एक क्षेत्र घोषित कर देते हैं हॉटस्पॉट क्षेत्र जिसे हम बोलते हैं। देखिए विश्व के कुछ क्षेत्रों में जो संरक्षण जो संदिग्ध क्षेत्र को बोलते हैं हम क्या, हॉटस्पॉट क्षेत्र। जैव विविधता हॉटस्पॉट का नाम दिया गया है जो क्योंकि वह प्रजातियां समृद्ध या उच्च स्तर की हैं, अत्याधिक अप्रत्याशित रूप से प्रजातियों में अत्यधिक संख्या के साथ साथ वहां उच्च स्थानिकता या फिर एंडेमिज्म पाई जाती है। तो स्थानिकता फिर एंडेमिज्म का जो तात्पर्य है कि प्रजाति किसी भौगोलिक क्षेत्र विशेष तक ही सीमित है, वहां से आगे वह प्रजाति नहीं पाई जाती तथा विश्व में और कहीं ये प्रजाति नहीं पाई जाती, उसी स्थान पर ये प्रजाति पाई जाती है। विश्व की जो ज्ञात उच्च प्रजातियों की लगभग 44% से 35% स्थलीय पृष्ठधारी प्रजातियों का लगभग 35% हॉटस्पॉट में पाई जाती हैं, जबकि सभी हॉटस्पॉट विश्व की जो कुल स्थलीय क्षेत्रों की मात्र 1.4% भाग पर ही सीमित होते हैं। देखो प्रारंभ में जो 25% जैव विविधता हॉटस्पॉट की पहचान की गई थी, लेकिन बाद में सूची में 9 हॉटस्पॉटों को और जोड़े गए, जिसमें कि इनकी जो कुल संख्या है वो 34 हो गई थी। मतलब जो विश्व में जो प्रारंभ में जो हॉटस्पॉट संख्या कितनी थी, 25 हो गई थी, अब लेकिन अब कितनी हो गई, वो 34 हो गई है। ये दुर्भाग्य से हॉटस्पॉट ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां तेजी से पर्यावासों की हानि हो रही है, वो क्या होती हैं, क्षतिग्रस्त क्षेत्र यानी संदिग्ध क्षेत्र होते हैं। पश्चिमी घाट का श्रीलंका, ये क्या हॉटस्पॉट है। इंडो बर्मा, हिमालय, ये सभी क्या है, हॉटस्पॉट्स हैं। विश्व के कुल अन्य प्रमुख हॉटस्पॉट मेडा गास्कियर द्वीप समूह, दक्षिण अफ्रीका केप क्षेत्र और कैलिफोर्निया के तटीय क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ, ये सभी क्या है, हॉटस्पॉट क्षेत्र भी आते हैं। इन सभी के अंतर्गत ये सभी हॉटस्पॉट क्षेत्रों में आने वाले क्षेत्र हैं। देखो हॉटस्पॉटों की चिन्हित करने की कसौटी स्थानिक या फिर एंडेमिक प्रजातियों की संख्या, संकट का स्तर और कुल प्रजातियों का जो है समृद्धता। अब भारत में जैव विविधता यानी क्षेत्र कौन से हैं, देखिए पहले व जंतु में उद्भव, पर्यावास संबंध व भौतिक वितरण का अध्ययन जैव भौगोलिक कहलाता है। भारत में 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों की पहचान की गई है। मतलब भारत में जो जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं वो 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं। अब आता है विश्व विरासत स्थल कौन से होती हैं। भारत की सुंदरबन जो पंजाब, ठीक है, काजीरंगा जो असम में है, और नंदा देवी उत्तराखंड में है, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क राजस्थान में है, मानस असम में है। विश्व की जो है विरासत यानी विश्व विरासत है, ये हमें विरासत में मिली हैं ये चीजें। ठीक है, अब बता पादपों से प्राप्त महत्वपूर्ण औषधियां कौन सी है। जो टैक्सास प्रजातियों में जो कैंसर रोधी हैं, ब्राह्मी यानी बेकोपा, मोनेरी हैं प्रजातियां, ये सभी क्या होती हैं, ये हमें इससे औषधियां प्राप्त हुई हैं पादपों से, इनके बारे में हमें याद रखना है। अब इसमें हम देखेंगे जो भारत में सुरक्षित क्षेत्र तंत्र,
देखिए, अपने देश में पारिस्थितिक रूप से अनूठे और जैव विविधता जो समृद्ध क्षेत्रों में सुरक्षा व संरक्षण के लिए सभी स्तरों पर अनेक प्रयास हुए हैं। भारत की विश्व में विशाल जैव विविधता क्षेत्रों यानी मेगा डाइवर्सिटी जो कंजर्वेशन है में से एक है। अब विश्व में जैव विविधताओं के भारत का योगदान लगभग 8% है, जबकि यह विश्व के मात्र 2.4% स्थलीय क्षेत्रों का जो है प्रतिनिधित्व करता है। यानी भारत में 14 बायोस्फीयर रिजर्व, 90 राष्ट्रीय पार्क और 448 वन्यजीव अभ्यारण्य और जो है समृद्ध जैव जो संपदा के रूप में सुरक्षित या फिर संरक्षित हैं। आज भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व, 102 राष्ट्रीय पार्क और 515 वन्यजीव अभ्यारण्य और 47 संरक्षण रिजर्व इन कंजर्वेशन रिजर्व और 4 सामुदायिक रिजर्व ये हो चुके हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे। देखो, भारत सरकार ने कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना कर चुकी है। 18 में से 8 बायोस्फीयर रिजर्व विश्व के बायोस्फीयर रिजर्व तंत्र का भाग हैं। भारत में बायोस्फीयर रिजर्व हैं नीलगिरी और नंदा देवी, नोकरेक, मानस, मन्नार की खाड़ी, सुंदरबन, ग्रेट निकोबार और ये क्या लिखा है सिपलीपाल और डिब्रू, शेरनोवा, दिहांग, दिवंग, पचमढ़ी और कंचनजंगा, अगरस्थलाई और अचनाकार अमरकंटक में है। ग्रेट रन ऑफ कच्छ, ये भी महत्वपूर्ण है। और कोल्ड डेजर्ट और शेषलाचलम हिल्स, पन्ना, ये सभी क्या हैं भारत के जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। इनके नामों को हमको याद नहीं रखना है, रखते हैं तो अच्छी बात है लेकिन रखना नहीं है। हमको सिर्फ ये रखना है कि भारत में 18 जो है बायोस्फीयर रिजर्व हैं 34 में से, सॉरी 18, सॉरी वो 34 हॉटस्पॉट हैं, लेकिन इसमें कितने हैं 12। जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर हैं, भारत में हैं। कितने 18 बायोस्फीयर रिजर्व, इसको याद रखना है हमें कि भारत में यदि पूछी जाती है कि भारत में बायोस्फीयर रिजर्वों की संख्या कितनी है तो 18 है। यदि हॉट स्पॉटों की वो संख्या पूछी जाती है तो कितनी है, वो 34 है, जिसमें से जो है ठीक है 34 है। आगे देखिए, भारत में पहला राष्ट्रीय पार्क 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित हुआ था, जिसे अब जिम कॉर्बेट कहते हैं, राष्ट्रीय पार्क कहते हैं। ठीक है, अब आता है भारत में 2012 में 102 राष्ट्रीय पार्क स्थापित हो चुके थे। ठीक है, अब आता है भारत में जो फसली पौधों का उद्भव या विविधता में जो बेबीलोनियन केंद्रों में से दर्जा प्राप्त है। ठीक है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज यानी 1.6 लाख पौधों का जर्म प्लांट संग्रहण कर रहा है। ठीक है, वो अलग बात है, इन सभी को हमको सिर्फ याद रखना है, ये हमारे लिए याद रखने के कार्य होते हैं। अब हमको देखना है बायोस्फीयर रिजर्व क्या है। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में देखेंगे अब हम। बायोस्फीयर रिजर्व जो होती हैं, बायोस्फीयर रिजर्व एक विशिष्ट सूचीबद्ध संरक्षित क्षेत्र होती हैं जिसके क्षेत्र में कुल भागों को बांट कर प्रत्येक क्षेत्र में किए जा सकने या फिर कार्यों हेतु स्पष्ट निर्देश दिए जाते हैं। सभी कार्य इस प्रकार संपन्न किए जाते हैं जिसमें इन पर संरक्षित क्षेत्र की मूल भावना बनी रहे। इनके बीच का जो भाग यानी कोर जोन कहलाता है। बीच का भाग जो होता है, जो काला दिया गया है ब्लैक वाला, वो कोर जोन कहलाता है। और इसमें इसे क्रोड भी कहते हैं, कोर जोन को क्रोड भी कहते हैं। किसी प्रकार के मानवीय दखल की अनुमति नहीं होती। जो कोर क्षेत्र होता है, कोर जोन, इसमें मानव के किसी प्रकार की दखल की इसमें वो होती है, अनुमति ही नहीं होती। इसमें मानव किसी प्रकार का दखल नहीं दे सकता। जिसमें सीमित मानवीय क्रियाकलापों की अनुमति होती है, वो होता है क्या होता है, बफर जोन। इसका दूसरा वाला भाग जो कम डार्क दिया गया है वो होता है बफर जोन। इसमें क्या होता है, थोड़ी बहुत इसमें जो होती है अनुमति होती है कि इसमें मानव अपना हस्तक्षेप कर सकता है, थोड़ा बहुत वो भी। अब सबसे बाहर का जो क्षेत्र जिसे ट्रांजिशन जोन कहते हैं या कहलाता है, इसमें मानवीय गतिविधियों की जो सशर्त अनुमति होती है, यानी कि मानवीय गतिविधियों का क्षेत्र में पारिस्थितिक प्रभावित नहीं होती है, मतलब इसमें मानव आ जा सकता है, इसमें हस्तक्षेप कर सकता है मानव। बायोस्फीयर रिजर्व का जो विचार यूनेस्को जो है में MAV मैन एंड बायोस्फीयर्स कार्यक्रम में जो है 1973-74 में प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, ये इस समय ये क्या गया था, प्रतिपादित किया गया था वहां पर।
अब इसमें हमें देखना है कि जो राष्ट्रीय पार्क यानी नेशनल पार्क कौन कौन से हैं। अब राष्ट्रीय पार्क के बारे में अब हमको देखना है। राष्ट्रीय पार्क, देखो राष्ट्रीय पार्क या नेशनल पार्क वह प्रतिनिधित्व क्षेत्र हैं जो वन्य जीवों यानी वाइल्ड लाइफ से संरक्षण या सुधार के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। यहाँ तथा जहाँ जो बान की पशुचारण व कृषि कार्यों की अनुमति नहीं है। इन पार्कों में किसी भी तरह यहाँ पर कृषि चारण या पर कृषि करने की या पर पशुचारण की कोई अनुमति ही नहीं है। ठीक है, वो क्या होती हैं, राष्ट्रीय पार्क होती हैं। जो होती हैं तेजी स्वामित्व के अधिकार नहीं दिए जाते हैं। राष्ट्रीय पार्कों की जो स्थापना नियंत्रण केंद्र सरकार के अधीन होती है, लेकिन इनकी रख रखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकार की श्रेणी में होती है। ठीक है, इनको याद रखें। अब आता है वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होती हैं भाई। वन्य जीव अभ्यारण्य, इसमें क्या होता है, देखो वन्य जीव अभ्यारण्य केवल वन्य जीवों वन्य जंतुओं के संरक्षण को सुनिश्चित करने वाला एक जो है स्व स्थान यानी कि जो क्या होता है इंस्टीट्यू तरीका होता है। इन तरीकों में सीमित मात्रा में जो लकड़ी काटने, वन उत्पादन या फिर एकत्रित करने या पशुचारण की छोटी छोटी मानवीय क्रिया होती है ना, उनका इसमें आज्ञा होती है, उनका इसमें वो कर सकती है, मानव थोड़ा सा हस्तक्षेप इसमें कर सकता है। अब आता है पवित्र उपवन या फिर आश्रय क्या होता है। देखिए इसमें क्या होता है, अपने देश में स्व स्थानीय इंस्टीट्यूट संरक्षण का विचार नया नहीं है, जो है प्राचीन समय से ही भारत में जीवधारू व उनके पर्यावासों का महत्व को पहचान कर उनके संरक्षण का प्रयास किए जा रहे हैं। सेकेंडरी ग्रुप या फिर पवित्र, जिसे हम पवित्र उपवन वनों के में से एक स्थान है जहां पर मानवीय गतिविधियां प्रतिबंधित रहती हैं तथा पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को पूर्ण रूप से संरक्षित वहां पर रखते हैं। भारत में ऐसी पवित्र गुफाएं उपवन मेघालय की जो है खासी या जैतिया पहाड़ियों पर, राजस्थान में जो अरावली पहाड़ जो पर्वतमाला, पश्चिम घाट पर कर्नाटक, महाराष्ट्र, इस सभी में ये क्या है स्थित भी हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि जो स्वस्थानीय संरक्षण का महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ द इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन। इसका सिग्निफिकेंस यानी इसका महत्व क्या है। देखिए प्रजातियों व उनके पूरे पर्यावास परितंत्र के साथ संरक्षित करने व पेड़ पौधों या परागणकर्ता सहजीवी परभक्षी उन्हीं के साथ रहने, इनकी इससे उनकी समष्टि या पर प्रतिकूल असर नहीं होता है। कई ऐसी प्रजातियां का भी संरक्षण हो जाता है जिसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं है। तो जो प्रकृति में जीव प्रजातियों को जो फिटनेस बनी रहती है और जो जीवों की संख्या है उसको कोई हानि नहीं होती है इससे, और इसमें जो क्या जैव विविधता संरक्षित भी इसमें बनी रहती है इन सभी का उपयोग करने से। ठीक है, अब हमको इसमें देखना है इंस्टीट्यूट संरक्षण की कमियां क्या हैं। इंस्टीट्यूट संरक्षण में कुछ कमियां भी हैं। देखो इस विधि में संरक्षण हेतु एक बड़े स्थान की आवश्यकता होती है, जो अर्थात जीनोटाइप की एक छोटी सी संख्या की देख रेख स्थान में होती है। और जीवों की जो महामारी, बाढ़, वनों, आग आदि का खतरा भी यहाँ संभव नहीं हो पाता है। मतलब जीवों की महामारी, बाढ़, वनों की आग आदि खतरों से उनको बचाना संभव नहीं हो पाता। इस कारण से उनकी बड़ी संख्या में क्या होती है, हानियां होती हैं। यानी किसी क्षेत्र में आग लग गई तो उस क्षेत्र में इनको नहीं बचाया जा सकता है। अब हमें देखना है बाह्य स्थान संरक्षण यानी एक्स टू कंजर्वेशन, यानी एक्स टू जो हमारी जिंदगी से बाहर है वो क्या होते हैं, एक्स जिंदगी से बाहर, ठीक है वो इसमें आ जाता है। ठीक है, जैव विविधता संरक्षण में इन तरीकों को संकटापन, जंतुओं का पादप प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवासों में हटाकर एक नए जो व्यवस्था से ले जाया जाता है और उनकी पूरी सुरक्षा व संरक्षण को यहाँ पर प्रदान किया जाता है। जंतु पार्क में देखिए जो प्राणी उद्यान, जंतु पार्क या जिस जू ऐसा संरक्षण प्रयास होता है जिसमें जंतुओं की जो चार दीवारी के बीच सीमित रखा जाता है। यहाँ यह जनता के अवलोकनार्थ हेतु व प्रजनन भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो जीव प्रजनन भी कर सकते हैं और जंतु जो जनता के अवलोकन के लिए उनके मनोरंजन के लिए कह सकते हैं, अवलोकनार्थ उनको जानने के लिए उसके बारे में ये वहाँ पर लगाए जाते हैं। ठीक है, अब वनस्पतिक उद्यान, वनस्पतिक उद्यान सुरक्षित सीमाओं वाला संरक्षित क्षेत्र है जिसमें शाक, छुप, वृक्ष, आरोही पेड़ जो पेड़ पौधे होती हैं, आर्किड, सभी प्रकार के जो पौधे इसमें उगाए जाते हैं। वनस्पतिक उद्यान में वनस्पति उगाई जाती है। ठीक है, इसको आप पढ़ के रखें, अच्छी बात है। क्रायो बैंक क्या होता है, देखो इसी विधि में संकटापन प्रजातियों के ऊतकों, जो परागकण, भ्रूण, युग्मन आदि के द्रव्यों को -1 यानी कि जो 196 डिग्री क्या होता है, 196 डिग्री सेल्सियस पर संग्रहित किया जाता है, जिससे क्या होते हैं, खराब नहीं होते इनके परागकण और इनमें कभी भी इसमें निषेचन कराया जा सकता है। ऊतक संवर्धन क्या होता है, देखो इस विधि में संकटापन पादप प्रजातियों को ऊतक संवर्धन विधियों द्वारा प्रजनन किया जाता है। सीड बैंक क्या होती है, देखो पौधों में सीड बैंक यानी उसके बीज बैंक जिसे हम बोलते हैं,
पौधों के उनके बीजों के रूप में संरक्षित करना बाह्य संरक्षण की महत्वपूर्ण विधि है, जिसे हम जर्म प्लांट संरक्षण का आसान तरीका भी बताते हैं। ये जर्म प्लांट संरक्षण क्या होता है, आसान तरीका भी ये होता है। देखो अनेक प्रजातियों के बीज मतलब इस थोड़े कम पे रखाते हैं, वो अलग बात है। अब निषेचन जंतुओं को अंडों को पात्र या इनविट्रो निषेचन कर प्रजनन दर बढ़ाई जा सकती है, जिसे हम फील्ड जीन बैंक। अब फील्ड जीन बैंक में क्या करते हैं, देखो फील्ड जीन बैंक जीवित पेड़ पौधों को स्थायी संग्रहण है। इसमें सिर्फ वृक्षों को ही नहीं, वृक्ष ही नहीं बल्कि फसली पौधों व किस्मों भी, इसमें जो किस्में होती हैं उन पौधों को भी शामिल इसमें कर देते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं बाह्य स्थान संरक्षण के कुछ लाभ भी होते हैं। जो बाह्य स्थानीय संरक्षण होता है इसके भी कुछ लाभ होते हैं भाई। देखो प्राकृतिक आवासों के नष्ट होने पर, खंडित होने पर यह प्रजातियों को बचाने का महत्वपूर्ण विकल्प होता है। ठीक है, जंगल में आग, बाढ़, महामारी, प्रकोप समय जानवरों को बचाने के लिए उपयुक्त तरीका होता है, और इस विधि का कम स्थान की आवश्यकता होती है। जंतु पार्कों में जो है जंतुओं की देखभाल अच्छी होती है, यहाँ उनकी जीवन अवधि बढ़ जाती है। इसमें माध्यम से लोगों के वन्य जीवों के बारे में जागरूकता उत्पन्न भी हो जाती है। ठीक है, अगला आएगा बाह्य स्थानीय संरक्षण की अब कुछ कमियां भी होती हैं। देखो प्राकृतिक वातावरण का कोई विकल्प नहीं है उन जीवों के लिए, वह अपमान है और अच्छाई नहीं है जिसमें व्यक्त नहीं किया सकता। ठीक है, जीवों की अनुकूलन क्षमता या फिर प्राकृतिक पर्यावासों के संदर्भ में अधिक विकसित होती हैं, अतः उनके जो जीवन के लिए अधिक उचित होती हैं। अब आता है इसमें क्या होता है, उसके लिए एक कंफर्ट जोन में रखा जाता है, उनको कहीं जाने की उनको अनुमति नहीं होती है। उन जीवों को वहीं पर एक जगह उनको कंजर्वेट कर एक जगह उनको रख दिया जाता है। इस प्रकार से उनका अतिदोहन भी होता है। अब हमको देखना अर्थ समिट क्या था, द अर्थ समिट ये क्या था। देखो जैव विविधताओं को किसी राजनीतिक सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता, जैव विविधता को किसी राजनीतिक सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। इसका संरक्षण करना विश्व के सभी देशों की संयुक्त जिम्मेदारी है। इसी उद्देश्य को लेकर ब्राजील ने रियो डी जेनेरो शहर में 1992 में ऐतिहासिक जैव विविधता सम्मेलन हुआ, जिसे हम द अर्थ समिट नाम दिया गया। इस सम्मेलन में विश्व के सभी देशों की जैव विविधता संरक्षण हेतु यथोचित जो उपाय करने तथा इसके लाभों को वहनीय रूप से उपयोग करने का जो आह्वान किया गया था। एक स्लाइड से बहुत क्वेश्चन आते हैं, नीट में भी आते हैं और बोर्ड में भी आते हैं, इसको जरूर देखें आप। ठीक है, वहनीय प्रयोग का अर्थ है कि जैव विविधता या किसी भी प्रकार के प्राकृतिक संसाधन का विवेक या बुद्धिमत्ता पूर्ण प्रयोग की, जिससे वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति निर्बाध रूप से जारी रहे, लेकिन इसके भविष्य में पीड़ितों की जो पीढ़ियों में आवश्यकता और आपूर्ति पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े, उस प्रकार से इसको अर्थ समिट, इसकी परिभाषा थी, इस प्रकार से इसकी जो है डेफिनेशन दी गई थी कि ऐसा इसमें होना चाहिए। तो इसी क्रम में 2002 में दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग शहर में वहनीय विकास का एक वैश्विक सम्मेलन हुआ, जिसमें दुनिया के 190 देशों ने शपथ ली कि 2010 तक जैव विविधता की क्षति की दर पर स्थानीय, क्षेत्रीय व वैश्विक स्तर पर कमी लाएंगे। ठीक है, अब इसमें रियो प्लस 20 का जो अर्थ समिट 2012 में भी ये पुनः हुआ, रियो डी जेनेरो में एक बार फिर 20 वर्ष बाद 2012 में अर्थ समिट 2012 संपन्न हुआ। इसका उद्देश्य जो था वो संवेदनीय विकास या फ्यूचर बी प्लांट या जो था 1987 के ब्रांडलैंड रिपोर्ट, जिसका शीर्षक था आवर कॉमन फ्यूचर, इसका क्या था शीर्षक था, पर आधारित था। इसी रिपोर्ट को वहनीय विकास के सर्वमान्य परिभाषा दी गई है। ठीक है, इस प्रकार से इनको परिभाषित किया गया है। अब हमको देखना है भाई जैव विविधता एवं संरक्षण के जो महत्वपूर्ण संबंधित कुछ जानकारियां हैं जैव विविधता संरक्षण के, उनको भी देखना है। जैव विविधता संरक्षण से महत्वपूर्ण क्या जानकारियां हैं, देखो गंगा की डॉल्फिन, जिसका वैज्ञानिक नाम है प्लेटिनिस्टा गैंजेनिक्स, हमारा राष्ट्रीय जंतु है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी संरक्षण क्षेत्र के कार्य कर रही एक गैर सरकारी संस्था है। और डॉक्टर सलीम अली भारत के प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक रहे। डॉक्टर सलीम अली जो थे एक सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक रहे भारत के, जिन्होंने पक्षियों पर कार्य किया। ठीक है, उनको संरक्षित किया। भेल का तैरने समय जल के भार कम हो जाता है। इस सभी इन बातों को आप याद रखें। ठीक है,
बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट होती हैं, इसको रखें। भारत में जो क्रोकोडायल संरक्षण परियोजना सफलतापूर्वक चलाई जा रही है। भारत में गिद्धों की 9 वन्य प्रजातियां पाई जाती हैं। 2005 में इनकी संख्या ऐसे मृत पशुओं को मांस खाने से हो गई थी, जो क्या थे 57% तक, जो इन्होंने मतलब क्या किया, जहरीले पदार्थों को सेवन किया था, ठीक है, उससे इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब इसको आप याद रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इनका, वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप ये पॉइंट। तो आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, ये आपका अपना चैनल है, इसको पब्लिक करें और अधिक से लोगों तक इसको सेंड करें। तो अब हम कहेंगे थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। अगले चैप्टर की हम कल शुरुआत कर रहे हैं, तो आ जाइए हमारे साथ और जुड़े रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।